मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में हम अपना जो सेकंड पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन उसको पढ़ने जा रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में आपके एक यूनिट में जो एक टॉपिक है सार्क, SAARC, सार्क के बारे में आज अपनी इस कक्षा में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सार्क SAARC इसका जो पूरा एब्रीविएशन है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक बार आप पुनः सुनाएं, क्योंकि आपके परीक्षा में भी यह जो आपके छोटे सवाल आते हैं 2 नंबर के, उनमें यह आता है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इस एब्रीविएशन से या फुल फॉर्म से ही आपको पता चल गया होगा बच्चों कि यह संगठन किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी दक्षिणी एशियाई जो देश हैं उनका यह संगठन है बच्चों। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसका जो सबसे पहला इस संगठन को बनाने का विचार है बच्चों, वो दिया था बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान। उन्होंने यह थॉट दिया था कि दक्षिणी एशियाई जो क्षेत्र के ये देश हैं उनमें उनका एक संगठन होना चाहिए जहाँ पर ये देश मिलकर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आपस में सहयोग करें। तो जो यह विचार था वह था बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान का। उन्होंने सार्क के बनाने का एक दस्तावेज तैयार किया था। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की यात्रा करने के बाद बच्चों कि इस तरह का कोई संगठन होना चाहिए, और उपरोक्त देशों की यात्राएं करने के बाद जियाउर रहमान द्वारा जो दस्तावेज तैयार किया गया था बच्चों, उसमें उन्होंने इन सभी देशों के कुछ कॉमन मुद्दों को परस्पर सहयोग के लिए, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए थे कि वो कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पर ये सभी देश मिलकर आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और वहाँ पर विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो सार्क की स्थापना का विचार रखने वाले थे बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान। यह एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसकी स्थापना की गई थी 7 और 8 दिसंबर को 1985 में ढाका में। एक बार पुनः सुनें, इसका विचार दिया था बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति, यानी इस तरह का कोई संगठन होना चाहिए, यह आइडिया लेकर आए थे बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान। और उनके इस विचार को अंतिम परिणति मिली थी 7-8 दिसंबर को 1985 को ढाका में, जहाँ पर दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था और विधिवत रूप से सार्क की, इस संगठन की स्थापना हुई थी। और इसके जो 7 देश इसके सदस्य बने इस समय, वह थे भारत। आप ध्यान से सुने, इस पर भी आपका परीक्षा में प्रश्न आता है बच्चों। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। तो ये 7 सदस्य देश सार्क के बने। और सार्क के 14th समिट में, 14वें शिखर सम्मेलन में, जो 2007 में दिल्ली में हुआ था बच्चों, वहाँ पर अफ़गानिस्तान को इस संगठन के 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और साथ ही चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इस संगठन में
ऑब्जर्वर के रूप में यानी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं। यानी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह क्षेत्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी क्या पहचान रखता है कि इतने बड़े बड़े देश इसके ऑब्जर्वर के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। अब हम आते हैं कि इस संगठन का जो निर्माण हुआ था, इसके पीछे जो एक विचारधारा थी कि इस क्षेत्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्र के जो देश हैं वो परस्पर कॉमन कुछ क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करके हुए आगे बढ़ेंगे, अपने यहाँ विकास को बढ़ावा देंगे। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं उन सहयोग के क्षेत्रों की जहाँ पर इन देशों ने मिलकर काम करने की बात की थी बच्चों। तो वह क्षेत्र है कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, मौसम विज्ञान, डाकतार सेवाएं, ग्रामीण विकास, विज्ञान और तकनीकी, दूरसंचार, यातायात, खेलकूद और सांस्कृतिक सहयोग। शुरुआत में इन सभी क्षेत्रों में सार्क के अंतर्गत शामिल सभी देशों ने सहयोग का निर्धारण किया। 2 वर्ष बाद, यानी ये सब जो निर्धारण हुआ था वह हुआ था बच्चों 1983 में। इन सभी क्षेत्रों में सहयोग और विकास की बात निश्चित की गई थी परस्पर देशों के बीच में। इसके बाद आने वाले वर्षों में इस सहयोग के क्षेत्र में आतंकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी और क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका को भी शामिल कर लिया गया था। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि लगभग उस हर क्षेत्र में इन सभी देशों ने परस्पर सहयोग करना स्वीकार किया बच्चों, जिसमें कि इन सब को एक दूसरे की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी और यह सब आपस में मिलकर इन क्षेत्रों में अधिक विकास करने में सफल हो सकते थे। अब हम आते हैं सार्क के उद्देश्यों पर। तो बच्चों, सार्क के जो प्रमुख उद्देश्य जो कि इसके चार्टर की 10 धाराओं में हमें मिलते हैं वो इस प्रकार के हैं। पहला जो उद्देश्य सार्क का रखा गया है बच्चों वह है दक्षिणी एशियाई क्षेत्र की जनता के कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। तीसरा है इस क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। चौथा उद्देश्य है आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। पांचवा उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। सातवां जो उद्देश्य उसका इस संगठन का रखा गया बच्चों वह है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना या उसमें वृद्धि करना। आठवां जो उद्देश्य सार्क का बताया गया है बच्चों वह है कि जो सामान्य हित के मामले हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को मजबूत करना या उसको बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर यदि हम इन सभी उद्देश्यों का सार समझें बच्चों तो इन देशों ने लगभग सभी क्षेत्रों में जहाँ तक संभव हो एक दूसरे के साथ सहयोग और सहायता को बढ़ावा देकर अपने यहाँ विकास को प्रोत्साहित करने की बात पर सहमति दी है। अब हम आते हैं इसके सिद्धांतों पर
कि सार्क के प्रमुख सिद्धांत क्या रहे बच्चों, तो इसके अनुच्छेद 2 के अनुसार जो इसके मुख्य सिद्धांत हैं वो इस प्रकार से बताए गए हैं बच्चों। पहला है कि संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और आपसी लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। पहला इसका सिद्धांत यह रखा गया है। दूसरे सिद्धांत की बात करें बच्चों तो वह है कि इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा, बल्कि इसका पूरक होगा। यानी सभी देश आपस में एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, केवल अपने अपने विकास की तरफ किसी एक देश के साथ या किसी 2-4 देश के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। सभी देश मिलकर परस्पर एक दूसरे की सहायता सहयोग करेंगे। और तीसरा सिद्धांत है, इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोधी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से बच्चों सार्क के प्रमुख उद्देश्य और इसके प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार से बताए गए हैं। अब हम आते हैं इसकी संस्थाओं पर कि सार्क की जो ये संगठन है वह काम कैसे करता है, किन संस्थाओं के द्वारा इसका काम चलता है। तो जो इसकी प्रमुख संस्थाएं हैं वह है शिखर सम्मेलन, जिसके तहत समय समय पर शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और उन सभी मुद्दों पर बात की जाती है जिन पर ये सभी देश आपस में सहयोग को, सहायता को बढ़ावा देना चाहते हैं। दूसरा, इसकी संस्थाओं में एक मंत्री परिषद आती है बच्चों, जिसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल हैं और इसकी भी आवश्यकता अनुसार बैठकें होती रहती है, जो कि संघ की नीतियों का निर्धारण करने का काम करती हैं, सामान्य हित के मुद्दों के बारे में निर्णय का काम करती है और जो सहयोग के लिए नए क्षेत्र निकल कर आते हैं उनको ढूंढने का काम करती है। तीसरी संस्था एक स्थायी समिति है, जिसमें सभी सदस्य देशों के सचिव हैं। इसकी भी बैठकें समय समय पर होती रहती हैं, एक वर्ष में एक बार तो आवश्यक रूप से होती हैं और इसका काम है सहयोग के कार्यक्रमों को मॉनिटर करना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना और अध्ययन के आधार पर सहयोग के लिए जो नए क्षेत्र हैं उनको ढूंढकर निकालना या उनकी पहचान करना। अगली संस्था है तकनीकी समितियाँ। इसमें भी सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं बच्चों। ये अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम को लागू करने का, उनमें समन्वय पैदा करने का, उन्हें मॉनिटर करने का काम करती हैं तकनीकी समितियाँ। अगली जो संस्था है वह है कार्यकारी समिति। इसमें भी सभी सदस्य देश हैं और जो इसकी स्थापना है वह स्थायी समिति द्वारा की जाती है और उसी के निर्देशन में वह समिति काम करती है। अगली संस्था है सचिवालय। यह एक अहम संस्था है बच्चों इस संगठन की। इसका मतलब इस संगठन का एक सचिवालय का प्रावधान है इसके अनुच्छेद में। इसकी स्थापना जो की गई थी वह सार्क के जो दूसरा सम्मेलन बेंगलोर में हुआ था 1987 में, वहाँ पर की गई थी और 1987 से ही काठमांडू में इसके सचिवालय की स्थापना की गई। सचिवालय में इसका महासचिव बैठता है, जिसका कि कार्यकाल 2 वर्ष का रखा गया है और महासचिव का जो यह पद है वह सदस्यों में बारी बारी से घूमता रहता है। प्रत्येक सदस्य अपनी बारी आने पर किसी व्यक्ति को नामजद करता है और जिसे सार्क की मंत्री परिषद नियुक्त कर देती है। इस प्रकार से सार्क का सचिवालय को 7 भागों में विभक्त किया गया है, जिसका कि प्रत्येक भाग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और वह अपने क्षेत्र के हिसाब से इस संगठन में सहयोग को, सहायता को बढ़ावा देने वाले नीतियों के निर्धारण का काम
करता है। तो सचिवालय में आपको जो मुख्य रूप से ध्यान रखना है बच्चों, किसका सचिवालय काठमांडू में है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सचिवालय में बैठने वाला जो महासचिव है उसका कार्यकाल 2 साल का होता है और महासचिव का चयन प्रति 2 वर्ष बाद सभी सदस्य देशों में बारी बारी से घूमकर आता है। अगली संस्था जो कि 7वीं संस्था है सार्क संगठन की, वह है वित्तीय प्रावधान, यानी सार्क के कार्यों के लिए प्रत्येक सदस्य के अंशदान को ऐच्छिक रखा गया। अब इतनी बड़ी संस्था है बच्चों, तो वह काम कैसे करेगी, उसके लिए वित्तीय स्रोत कहाँ से अर्जित किए जाएंगे, उपलब्ध करा जाएंगे। तो इसके लिए इस संस्था में प्रावधान के जो इसके सदस्य देश हैं वही इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे और यह कंट्रीब्यूशन उनकी इच्छा पर रखा गया है कि वो कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सम्मेलन को। तो इस प्रकार से बच्चों आज की कक्षा में हमने सार्क की स्थापना, इसके संगठन, इसके उद्देश्य और इसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है। अब इसकी अगली कक्षा में हम इसके भूमिका, इसके योगदान के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।